भारतीय परंपरा में पर्यावरण का पहले से ही महत्व स्थापित हुआ था, जिसके नाते हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, सभी भारतीय पर्यावरण को जीवन का अभिन्न अंग मानते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करते रहे हैं। सभी भारतीय जनमानस में, सभी भारतीय जन जन में अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण संरक्षण सबके जीवन के दिनचर्या में ही शामिल रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे कितनी व्यापक समझ वाले लोग रहे होंगे, कितना बड़ा अनुसंधान उनके पास रहा होगा, क्योंकि आज पर्यावरण के लिए हम जिस स्तर पर बात कर रहे हैं उससे भी बड़े स्तर पर, उससे भी बड़े व्यापक स्तर पर भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास प्राचीन काल से ही जारी रहा है। भारत में कभी भी पर्यावरण को साधन नहीं माना गया। पर्यावरण हमारे लिए हमेशा साध्य रहा। भारतीयों ने कभी भी पर्यावरण के मूल्य को निर्धारित नहीं किया। हमारा हमेशा यह मानना रहा कि प्रकृति का मूल्य मनुष्य निर्धारित नहीं कर सकता, प्रकृति में स्वयं मूल्य है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में आप देखेंगे पेड़ पौधों, वनस्पतियों की पूजा की जाती रही है। चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे वो बरगद का पेड़ हो, चाहे केला हो, चाहे आम का पेड़ हो, अनेक पेड़ पौधों को आप देखेंगे पूजा जाता है। उन्हें देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में स्वीकार किया जाता है। अनेक पशुओं की भी पूजा की जाती है, अनेक जीव जंतुओं की भी पूजा की जाती है। आखिर हमारे पुरखों, पूर्वजों के पास ये दृष्टि कहां से आई होगी? निश्चित रूप से उनके पास एस्टेब्लिश रिसर्च रहा होगा कि पर्यावरण और प्रकृति साधन नहीं हो सकती, ये स्वयं में साध्य है। और यही कारण है कि हमने कभी भी वैल्यू ऑफ नेचर नहीं, वैल्यू इन नेचर की के दर्शन में विश्वास किया और कण कण में ईश्वर है, इस तरीके की संकल्पना को लेकर के चलने का प्रयास किया। यही कारण है कि वेदों और उपनिषदों में पर्यावरण को बड़े स्तर पर महत्व दिया गया है। प्रकृति को साधन के रूप में हमने कभी भी स्वीकार नहीं किया। आप मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता में देखें, आप वैदिक सभ्यता में देखें, आप महाजनपद काल में देखें, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल जैसे अनेक कालों में आप देखें तो पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति को लेकर के हमेशा महान संदेश हमारे पूर्वजों के माध्यम से दिया गया है। आप अशोक के सार स्तंभ को भी देखेंगे, सारनाथ के स्तंभ को भी देखेंगे, अशोक के जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, सिंबल है, तो आप देखेंगे उसमें भी पर्यावरण और प्रकृति का कैसे ध्यान रखा जाए, कैसे उसको महत्व दिया जाए, उसको जानते बताने का प्रयास है। आप देखेंगे सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें चारों तरफ सिंह हैं और उसके नीचे कई जानते जीव दिए गए, और फिर उसके नीचे आप देखेंगे फूल, पत्तियां, पेड़ पौधों की आकृतियों को सिंबल के रूप में लिया गया है। अर्थात जो अपना ख्याल नहीं रख सकता उसका ख्याल आप स्वयं रखें और उसे शीर्ष पर बैठा करके रखें। चारों तरफ जो शेर हैं, तमाम जो जीव हैं, तमाम जो और जानते हैं पशु हैं, इसका मतलब है कि भारतीय पर्यावरण के महत्व को बहुत व्यापक स्तर पर समझते थे। लेकिन जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ तब से हमारी प्रकृति प्रभावित होने लगी, हमारा पर्यावरण प्रभावित होने लगा, क्योंकि अंग्रेजों के पास पर्यावरण के को देखने की दृष्टि नहीं थी, उनके पास एस्टेब्लिश रिसर्च नहीं था, उनके पास अनुसंधान नहीं था। उन्होंने पर्यावरण और प्रकृति को साधन बनाया और उसका दोहन करना शुरू किया और उसको विनाश तक पहुंचा दिया। अंग्रेजों के समय में भारत में पर्यावरण का सबसे अधिक विनाश हुआ। विनाशकारी नीतियां उनके पास थी। क्यों? क्योंकि वो पर्यावरण को नहीं समझते थे।
आज तो अंग्रेजों को भी लगता है कि उन्होंने गलत किया, लेकिन आप जानते हैं 1972 में पर्यावरण क्रांति की शुरुआत हुई, जब पहली बार स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में आयोजित किया गया और मानव पर्यावरण सम्मेलन ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। तो पहली बार लोगों को पर्यावरण के महत्व को समझना संभव हुआ, अर्थात क्या मानव पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। जब इस विषय पर विचार विमर्श हुआ 1972 में पहली बार यह विचार हुआ कि मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध ठीक नहीं है। मानव पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। और जब यह विचार किया गया, जब इस पर डिस्कशन किया गया, तब दुनिया में लोगों को पता चला कि पर्यावरण को भी महत्व दिया जाना चाहिए। पर्यावरण निर्जीव नहीं है, प्रकृति निर्जीव नहीं है, प्रकृति साधन नहीं है। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में लिए गए निर्णयों से दुनिया के सभी सरकारों ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयास करना शुरू किया। कई बार आप आश्चर्यचकित होंगे कि जिस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए इतने प्रयास किए, हमारे पुरखों और पूर्वजों ने पर्यावरण संरक्षण को इतना महत्व दिया, लेकिन इसके बाद भी भारत के मूल संविधान में एक भी आर्टिकल नहीं, एक भी उपबंध पर्यावरण के लिए नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि भारत का जो संविधान है वो दुनिया के अनेक देशों के संविधान से लिया गया। हमने अपना कोई व्यवस्था, अपनी किसी व्यवस्था को प्रमोट किया ही नहीं। हमने अमेरिकी क्रांति से जो अमेरिकी संविधान बना, फ्रांसीसी क्रांति से जो फ्रांस का संविधान बना, ब्रिटेन का जो गौरवपूर्ण क्रांति से जो वहां का संविधान बना, ऐसे अनेक देशों, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित बहुत सारे देशों के संविधान के उपबंधों को हमने शामिल किया। पश्चिमीकरण की हमारी दृष्टि ने आजादी के बाद भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं होने दिया। आजादी के बाद पश्चिमीकरण की हमारी दृष्टि, औद्योगिकरण की हमारी सोच और जनसंख्या विस्फोट ने भारत में पर्यावरण के लिए विपरीत परिस्थितियों को जन्म दिया। यही कारण है कि आजादी के बाद हमारे पर्यावरण का और अधिक ह्रास हुआ। आज तो वनों की संख्या बढ़ गई है, वनों का अनुपात, घनत्व बढ़ गया है, लेकिन आप 1970 के दशक में देखेंगे, आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का दौर चल रहा था। लेकिन 1972 के सम्मेलन में जब इंदिरा गांधी शामिल हुई तो वह भी मजबूर हुई कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी सरकार को भी काम करना चाहिए। और इसीलिए 1972 में भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया। और फिर गिर सिंह परियोजना, फिर टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना, फिर टर्टाइल प्रोजेक्ट, कछुआ परियोजना, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, मगरमच्छ परियोजना, और फिर राइनो प्रोजेक्ट, गैडा परियोजना, एलिफेंट प्रोजेक्ट, जैसे आज बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में आर्टिकल 48A को शामिल करवाया, जिसमें कहा गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार काम करेगी। और आर्टिकल 51AG का पार्ट जोड़ा गया कि भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वह वन्य जीवों, झील, झरनों, तालाब, सबके जानते संरक्षण में सहयोग करेंगे, प्रयास करेंगे। आखिर इतने दिनों के बाद ये दृष्टि क्यों आई? क्योंकि हम अपने मूल से कट गए थे। हमने संविधान बनाने वाली व्यवस्था में अपनी मूल व्यवस्थाओं को इग्नोर किया। हमने समझा कि पश्चिम के लोग ही श्रेष्ठ हैं और इस नाते अपनी श्रेष्ठता को हम अपने संवैधानिक दृष्टि में, अपने संविधान की व्यवस्था में शामिल नहीं करवा पाए। खैर कोई बात नहीं, 1972 में वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा
जब निष्कर्ष निकला कि प्रकृति पर मानव के द्वारा एक सीमा से अधिक दबाव डाला जा रहा है और इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, तब पूरी दुनिया मानने के लिए तैयार हुई कि पर्यावरण साधन नहीं है, साध्य है। और इसके बाद मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, और दुनिया के अनेक देशों में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को विस्तार दिया जा रहा है। 1972 के बाद जब हमारी दृष्टि और व्यापक हुई तो धीरे धीरे जानते हैं बहुत सारी संस्थाओं का विकास होता गया। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972 में नैरोबी में उसकी स्थापना की गई। साइट्स समझौता किया गया, साइट्स के नाम से समझौता किया गया, ट्रैफिक के नाम से समझौता किया गया, और 1983 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट बनाया गया, और इसी के अंतर्गत वर्ल्ड लैंड कमीशन बना, जो नॉर्वे की पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी, एक महिला थी, पर्यावरण से उनका भी जुड़ाव था। तो वर्ल्ड लैंड कमीशन ने 1987 में 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की, और उसमें सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास की अवधारणा दी, और कहा कि आर्थिक समृद्धि तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक वह पर्यावरण संरक्षण के साथ ना हो। अर्थात पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना जो विकास है वही टिकाऊ विकास है, वही सतत विकास है, वही विकास है। और फिर 1992 में रियो सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसको पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, और उसके माध्यम से पूरी दुनिया ने एजेंडा 21 बनाने का प्रयास किया कि 21वीं शताब्दी में पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए। और उसी संदर्भ में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अर्थात UNFCCC संस्था 1994 में बनी, और 1995 से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप का आयोजन शुरू हुआ, और तीसरे ही कोप में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया। फिर सन 2000 में कार्टेजना प्रोटोकॉल बनाया गया बायोसेफ्टी को लेकर के। फिर सन 2010 में नागोया प्रोटोकॉल बनाया गया। फिर 2015 में पेरिस एग्रीमेंट किया गया, जो 2021 से लागू है। और फिर 2016 में किंगाली एग्रीमेंट किया गया, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की एक नई व्यवस्था को लेकर के आ रहा है। इतने सारे जो पर्यावरण के आप प्रयास देख रहे हैं, इन्हीं सबको पर्यावरण क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्रांति किसे कहा जाता है? व्यापक परिवर्तन, जो पूरी व्यवस्था को पलट दे, नए सिरे से चीजों को ले आए। और आज जानते हैं पर्यावरण के को ध्यान में रखे बिना आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। कहा जाता है वह आर्थिक गतिविधि नहीं जो पर्यावरण को इग्नोर करके की गई हो, क्योंकि उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो ग्रीन इनकम नहीं होगी, वो ग्रीन जीडीपी नहीं होगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही अगर आप कोई आर्थिक गतिविधि करेंगे वही स्वीकार्य होगा। ग्रीन मार्केट, बाजार में वो कोई चीज आप नहीं बेच सकते जो पर्यावरण को प्रभावित करते हुए आपने बनाया है या जानते लोगों को उपलब्ध कराया है। अर्थात ग्रीन मार्केट का विकास हो रहा है। और 2015 से 2030 के बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 को लागू कर दिया गया है। इतने सारे प्रयास जो आप देख रहे हैं, यह मानव की दृष्टि के बदलने के कारण हुआ। और मानव की दृष्टि क्यों बदली? क्योंकि विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से जब अनुसंधान किया गया तब पता चला कि मानव प्रकृति पर, पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है, और मनुष्य अकेले जीवित नहीं रह सकता। कोई भी जीव अकेले जीवित नहीं रह सकता। हम और आप अगर जीवित हैं तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार नहीं हैं, प्रकृति और पर्यावरण भी जिम्मेदार है। पेड़ पौधे जीव जंतु भी जिम्मेदार हैं। पहले कोई कीड़ा मर जाता था तो लोग कहते थे कीड़ा मर गया, लेकिन अब अनुसंधान हुआ, अब पता चला कि कीड़ा नहीं मर गया, कीट पतंगे ही नहीं मर गए, तितलियां मधुमक्खियां ही नहीं मर गई, हम भी मर गए उस हिस्से में जिस हिस्से में उससे जुड़े हुए थे।
गीधों की संख्या बहुत तेजी से कम हुई, वल्चर्स, उनकी संख्या बहुत तेजी से कम हुई। पहले लोगों ने सोचा कि इसकी संख्या कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बाद में पता चल गया कि इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है। डिकम्पोजर भी चाहिए, अपघटक भी चाहिए। ये पूरी प्रकृति चक्र से बधी हुई है, अनेक चक्रों से बधी हुई है। अगर आप किसी भी चक्र को प्रभावित करेंगे तो आप स्वयं को प्रभावित करेंगे। पहले कोई पेड़ पौधा कट जाता था तो लोग कहते थे पेड़ पौधा कट गया। अब कोई नहीं कहता, क्योंकि अब स्टैब्लिश अनुसंधान है कि पेड़ पौधा नहीं कट गया, हम भी कट गए उस हिस्से में जिस हिस्से में उससे जुड़े हुए थे। कोई भी जीव अकेले जीवित नहीं रह सकता। प्रकृति एक माला की तरह है, एक गार्लैंड की तरह है। कोई भी कड़ी टूटेगी तो माला धाराशाही हो जाएगी, टूट जाएगी, और फिर कोई भी जीव जीवित नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं, मानव सभ्यता को बचाना चाहते हैं, तो आप सभी को अपना नजरिया बदलना होगा। प्रकृति और पर्यावरण को साधन नहीं बनाना होगा, बल्कि साध्य बनाना होगा। प्रकृति के मूल्य को नहीं निर्धारित करना होगा, प्रकृति में स्वयं मूल्य है, यह मानना पड़ेगा। यह नहीं सोचना होगा कि यह पेड़ पौधा मेरे लिए क्या कर सकता है, इसका क्या मूल्य है, काट दो इसको। ऐसा सोचना अपने ही पीढ़ियों के विनाश के लिए हथियार को तैयार करना है। मानव सभ्यता तभी तक जानते हैं निरंतर चलती रहेगी जब तक मनुष्य पर्यावरण के साथ सहयोग करता रहेगा, नहीं तो सभ्यताएं समाप्त हो जाएंगी। जब इतिहास पढ़ने का अवसर मिलता है तो कई बार यह प्रश्न उठता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसे समाप्त हुई, मिस्र की सभ्यता कैसे समाप्त हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे समाप्त हुई। तो अधिकतर विद्वान इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उस दौरान पर्यावरण का संकट उत्पन्न हुआ, या तो बाढ़ आ गई, या तो कुछ सूखा पड़ गया, या तो कोई तूफान आ गया, या तो भूकंप आ गया। अर्थात पर्यावरण के इन्वायरमेंटल इनबैलेंस के कारण, क्लाइमेटिक चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण ही हमेशा से सभ्यताएं समाप्त होती रही हैं। हमेशा से सभ्यताएं समाप्त होती रही हैं। लेकिन भारतीय परंपरा को आप जानते हैं, सबसे सचेत परंपरा कह सकते हैं, सबसे व्यापक परंपरा कर सकते हैं, जिनके लोगों ने पर्यावरण के अनुसंधान शायद पहले ही कर लिए थे। और इसी नाते पर्यावरण को देखने की जो भारतीय दृष्टि है वो बड़ी ही व्यापक है। भारत में सूर्य भी देवता है, जल भी देवता है, वायु भी देवता है, वनस्पतियां भी देवता हैं, और तमाम जंतु भी देवता है। अर्थात हम प्रकृति को साधन तो छोड़ दीजिए, ईश्वर की दृष्टि, देवताओं की दृष्टि से हम पूरे प्रकृति को देखते हैं। इसीलिए भारत में जानते पृथ्वी को, जमीन को भी माता माना गया है और देवी के रूप में जानते उसको देखा गया है, ताकि हम उसे एडवर्सली प्रभावित ना करें, विपरीत ढंग से हम उस पर कोई प्रभाव ना डालें। तो पर्यावरण क्रांति, हम लोगों ने इस टॉपिक का नाम पर्यावरण क्रांति क्यों किया? क्योंकि दुनिया में पर्यावरण क्रांति 1972 में शुरू हुई, स्टॉकहोम सम्मेलन से, जिसकी 50वीं बरसी मनाई जा रही है। 1972 में पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया और उसमें निर्णय लिया गया कि हर 10 वर्ष के बाद एक पर्यावरण के लिए सम्मेलन होगा। पुनः 1982 में दूसरा सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ। फिर पुनः 10 साल के बाद 1992 में तीसरा सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ, जिसको अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। पुनः 10 वर्ष के बाद 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में सम्मेलन हुआ और पुनः 10 वर्ष बाद 2012 में दोहा में सम्मेलन हुआ और पुनः 10 वर्ष बाद जून में 3 जून 2022, जो लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन की 50वीं बरसी
50वीं बरसी इसी साल मनाई जा रही है। 50 वर्षों में पर्यावरण क्रांति जो हुई, उससे प्रकृति का कितना संरक्षण हुआ, पर्यावरण का ह्रास कितना रुका, इस साल सिविल सेवाओं का मुख्य क्वेश्चन बनने वाला है। जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, उनको 50 वर्षों में जो भी पर्यावरण के लिए प्रयास हुआ और उसका क्या परिणाम रहा, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप जानते हैं हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? क्योंकि 5 जून 1972 को ही स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया था और वहीं से पर्यावरण को लेकर के एक नई दृष्टि पूरी दुनिया के देशों को प्राप्त हुई थी और उसी का 50वां वर्ष चल रहा है। और 50वें वर्ष को गोल्डन जुबली बोला जाता है। जब किसी भी आयोजन का 25 वर्ष हो जाता है उसको सिल्वर जुबली, 50 वर्ष हो जाता है तो उसे गोल्डन जुबली, 60 वर्ष हो जाता है तो डायमंड जुबली, 75 वर्ष हो जाता है, जैसा भारत में अमृत महोत्सव चल रहा है, तो ये प्लेटिनम जुबली, और 100 वर्ष हो जाता है तो सेंचुरी कहा जाता है। पर्यावरणीय क्रांति के 50 वर्ष पूरे हो गए, अर्थात हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं। ऐसे समय में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के जो चीफ हैं और यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा बयान दिया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा कि पिछले 50 वर्षों से जो पर्यावरण क्रांति शुरू हुई है, उसकी एक सफलता है कि ओजोन के परत को संरक्षित करने में हम कामयाब हो गए। लेकिन 2 समस्याओं का समाधान दुनिया नहीं कर पाई है, एक तो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, और दूसरा पॉल्यूशन, प्रदूषण। 3 समस्याएं जो थी उनमें एक समस्या सॉल्व हो चुकी है। इसका मतलब अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ओजोन इरोजन, ओजोन विखंडन, और ओजोन विखंडन से क्या समस्याएं और उसको लेकर के क्या प्रयास हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से लेकर किंगाली प्रोटोकॉल, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से लेकर के हाइड्रोफ्लोरो कार्बन और उसके भी विकल्प के रूप में जो 2045 तक का प्रयास है, ये सभी विद्यार्थियों को, सभी लोगों को तैयार होना चाहिए। क्योंकि यहां से आपको एग्जाम में, जानते हैं, बड़ा जो है प्रश्न मिल सकता है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि पर्यावरणीय क्रांति जो पिछले 50 वर्षों में घटित हुई है, जिसका हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं, उसके सारे बिंदुओं को, सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें। और इस बीच में जितने भी, जानते हैं, वैश्विक स्तर पर जो प्रोटोकॉल बने हैं, एग्रीमेंट हुए हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, जैसे कार्टेजना प्रोटोकॉल है, जैसे नागोया प्रोटोकॉल है, जैसे किंगाली एग्रीमेंट है, किंगाली प्रोटोकॉल है, जैसे ह्यूगो एग्रीमेंट है, ह्यूगो फ्रेमवर्क है, सेंडाई फ्रेमवर्क है, या ऐसी सभी चीजों का, जानते हैं, नोट्स बना करके उसको बहुत अच्छे से लिख लें। क्योंकि जानते हैं पर्यावरणीय क्रांति आपको एग्जाम में मदद करेगी, और जहां जहां जिस एग्जाम में निबंध है उसमें तो जानते हैं एक पक्का निबंध इस टॉपिक से आने वाला है। और इसी नाते हमने इस विषय पर जो है ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया। तो आप सभी लोग अवेयर रहें और पर्यावरण के अपने भारतीय महत्व को भी समझें, वैश्विक स्तर पर जो प्रयास हुआ है उसको जानें, और साथ ही पर्यावरण के प्रति अपना नजरिया भी बदलें और अपना भी योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।